एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेंग और हान दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे और अपने ख्यालों में खोए हुए थे, जहाँ पर हान चेंग की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था और शेन उसे ज़ैंग दी ने जो बात कही थी उसके बारे में सोच रही थी। अगली सुबह अब जैसे ही हान की आँख खुलती है तो शेंग उसके साथ में वहाँ पर नहीं होती और उसकी बेड की साइड टेबल पर हनोई और शेंग चेंग के मर्जिंग का प्रपोजल रखा हुआ था, जो देखकर वो समझ जाता है कि अब शेंग को भी पता चल गया है कि हनोई उसी की कंपनी है। दूसरी तरफ शेंग अपने कैबिन में होती है तो वो कल रात क्या हुआ था ये याद करती है। जब हान सो गया था तो वो उठकर हान का लॉकर ओपन करने की कोशिश करती है। कुछ अटेम्प्ट के बाद वो लास्ट में उसे ओपन कर लेती है, जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें से उसे ये प्रपोजल मिल जाता है। थोड़ी देर बाद जीजो और लिली उससे फाइनेंसिंग की बात करने के लिए आते हैं, जहाँ पर जीजो बोलता है कि अच्छा होगा अगर हम डोंगयांग को ही कंसिडर करें, क्योंकि हान और शेंग के रिलेशनशिप की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लिली इसके लिए अपना पॉइंट बताती है कि अगर वो और शेयर्स डोंगयांग को दे देंगे तो उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर हमसे ज़्यादा हो जाएगी, और वैसे भी रिलेशनशिप और बिजनेस दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर हम दूसरे कंपनीज को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास डिसीजन लेने के ज़्यादा राइट होंगे। शेंग को इस बारे में सोचने के लिए कहकर फिर वो चले जाते हैं। वहीं हान रेडी होकर शेंगयान क्लब में जाता है और कल जो भी उसकी शेंग के साथ बात हुई उसके बारे में सोच रहा था। तभी शाओ आकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया। तो हान बताता है कि शेंग को पता चल गया है, लेकिन किसी और से। ये सुनकर वो शौक रह जाता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है, तुमने उसे कुछ समझाया क्यों नहीं। तो हान कहता है कि वो अभी फाइनेंसिंग की बात करने के लिए चेंग के पास गई है और वो अभी काफ़ी गुस्से में, तो उससे बात करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि वो नहीं समझेगी। वहीं शेंग चेंग से बात कर रही होती है, जहाँ पर चेंग से बोलता है कि वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो शेंग से जल्दी ये सब करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो हाँ बोलता है। वहीं सॉन्ग आकर हान को बताता है कि शेंग ने चेंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, जो सुनकर हान उसे बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम युआन और चेंग को साथ में टी पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। युआन उससे कहती है कि तुम फाइनली शिंगचेंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो चेंग उसे थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर मान गए और शिंगचेंग में थर्ड पार्टी को इन्वेस्ट करने दिया। अब जब बाद में उन्हें पता चलेगा कि वो कंपनी मेरे अंडर है तो देखते हैं कि हान कैसे उन्हें बचा पाता है, और ये तुम्हारा चांस होगा डोंगयांग मेडिकल को फिर से अपने पास लाने का। दोनों भी यहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं। फिर रात में शिंग अपने घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर मैं काफ़ी खुश थी कि वो यहाँ पर आई है। शिंग उसे कहती है कि वो कुछ दिन यहीं पर रहेगी। फिर वो रूम में जाकर बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। दूसरी तरफ हान भी बेड पर बैठे हुए फ़ोन देख रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं लेता। अगले दिन अब जैसे ही शिंग की मीटिंग खत्म होती है तो जीजू आकर शिंग को बताता है कि डोंगयांग ने हमारी फाइनेंसिंग को इम्प्रूव कर दिया है। जो सुनकर शिंग उसे ओके बोलती है, जिसे देखकर लिली उसे कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूँ। पर शिंग बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और लिली उसे ज़्यादा प्रेशर ना लेकर उनसे बात शेयर करने के लिए बोलती है। वो शिंग से बोलती है कि आज वो और जीजू मिस्टर मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो भी चलेगी, लेकिन वो मना कर देती है। दूसरी तरफ ज़ैंग दी चेंग के ऑफिस में आती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। वो उससे पूछती है कि अब वो शिंगचेंग के साथ क्या करने वाला है। ये पूछकर उसके लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी वो देती है, जो देखकर चेंग तो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो पहली बार उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी। फिर वो उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाता है, जिसे पढ़कर वो शॉक हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद चेंग को जो शिंगचेन के शेयर्स मिले थे वो अब उसने वापस से हान के साथ एक्सचेंज कर लिए थे ज़ैंग की कंपनी के शेयर्स के बदले में। फिर हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि हान चेंग से मिलता है, जहाँ पर उसने उसे ज़ैंग की कंपनी के शेयर्स वापस देने के बदले में उसे शिंगचेंग कंपनी के शेयर्स मांगता है। तो चेंग उसे बोलता है कि तुम मेरे थोड़े से शिंगचेंग के शेयर के बदले में मुझे ये सारे शेयर्स दे रहे हो, तुम शिंगचेंग की सच में केयर करते हो। और कहते हैं कि क्या शिंग को अच्छा लगेगा इस बारे में जानने के बाद। पर हान बोलता है कि ये सब मैं देख लूँगा और उसे साइन करने के लिए बोलता है। ये सब जानकर ज़ैंग सैड होकर कहती है कि उसकी आंखों में मेरी कंपनी एक रबिश है जिसे वो कभी भी फेंक सकता है, लेकिन चेंग कहता है कि मैं इसे ट्रेजर की तरह ट्रीट करूँगा और मैं चाहता था कि तुम हान से जल्दी से सारा टाइज ख़त्म कर दो। तो ज़ैंग उसे बोलती है कि अब से मेरी कंपनी ऑफिशियली तुम्हारी रहेगी। जिसके बाद हम लिली और जीजो को बाकी लोग और मिस्टर मा के साथ डिनर पर देखते हैं, जहाँ पर वो लोग मिस्टर मा को थैंक्स बोल रहे थे कि उसके रॉ मटेरियल की वजह से उनकी इतनी हेल्प हो पाई। अब जैसे ही लिली ड्रिंक करने वाली थी तो जीजो मिस्टर मा को थैंक यू बोलकर टोस्ट रेस करता है। तभी वहाँ पर शाओ आकर बोलता है कि वो यहाँ पर सभी लोगों को जानता है, तो वो उसके बदले में उसके साथ टोस्ट करेगा। अब जैसे ही लिली पीने वाली होती है तो वो उसके हाथ से कप लेकर नीचे रख देता है। वो बोलता है कि तुम्हारा स्टमक अपसेट है ना, इसीलिए तुम वाइन ना पीकर कुछ और पी लो। जो देखकर जीजो ड्रिंक को उठाकर कहता है कि मैं लिली की जगह पीता हूँ, और शाओ भी उसे स्ट्रेट फेस के साथ टोस्ट रेस करता है। फिर वो बोलता है कि ये मेल उसकी तरफ से और चला जाता है।
लिली अब जब मील की पेमेंट करने के लिए आती है तो वहाँ की एम्प्लॉय पैसे नहीं ले रही होती क्योंकि शाओ ने उसे मना किया था। तभी वहाँ पर शाओ आकर उसे बोलता है कि मैंने शेफ से तुम्हारे लिए मिल्क वार्म करने के लिए बोल दिया, तुम मुझसे पी लेना। पर लिली कहती है कि मैं बिल के पैसे तुम्हें दे दिए हैं और नीचे पार्किंग में चली जाती है, जहाँ पर शाओ उसके पीछे आता है और बोलता है कि वो तो ट्राई कर ही सकते हैं ना फिर से एक साथ में आने का। लेकिन लिली मना करती है और बोलती है कि अगर तुमने पहले कहा होता तो शायद मैं खुश होती, लेकिन अभी नहीं। पर शाओ से फिर से बेग करने लगता है, जो सब कुछ चीज़ों देख लेता है और वहाँ पर आकर शाओ को एक पंच मारकर उसे लिली से दूर रहने के लिए कहता है कि अगर फिर से तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो लिली का क्या होगा। वो लिली से भी यहाँ पर बोलता है कि भला तुम ऐसे इंसान के लिए अपना प्रिंसिपल तोड़ रही हो, तुम ऐसी नहीं थी और तुम बिल्कुल भी वो लड़की नहीं लग रही हो जिसे मैं लाइक करता था। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही अब शाओ कुछ कहने वाला था तो लिली उसे कहती है कि मैं और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती और वेट नहीं करना चाहती कि तुम चेंज होगे। अब यहीं पर सब कुछ ख़त्म करते हैं, ये बोलकर चली जाती है। फिर हम शिंग को देखते हैं जो कि हान के अपार्टमेंट के सामने खड़ी हुई थी। वो थोड़ी देर बाद हेजिटेंट होकर अंदर जाती है, जहाँ हान उसके लिए स्ट्रॉबेरी वॉश कर रहा था। वो उसे बैठने के लिए बोलता है, लेकिन शिंग बताती है कि उसकी कंपनी में जिसने इन्वेस्ट किया है वो चैंग है। इस पर हान कहता है कि उसे पहले से ये बात पता है। तो शिंग कहती है कि तुम गुस्सा नहीं हो और क्या तुम मुझसे पूछना नहीं चाहते। तो हान उससे पूछता है कि तुमने भला उससे हेल्प क्यों ली जब तुम्हें पता है कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है। शिंग बोलती है कि क्या तुम्हें इस बात की परवाह है, तुम्हारे पास तो पहले से ही हान आई है, तो हमारी कंपनी में भला तुमने इन्वेस्ट क्यों किया। हान बोलता है कि मैंने इन्वेस्ट इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत थी और क्या तुम मेरे बिना यहाँ तक आ पाते। यह रियलिटी है कि स्टार्टअप कंपनीज को ग्रो होने में बहुत ही मुश्किल होती है। इस बीच में क्रश होने की जगह अगर तुम हानाई के साथ मर्ज होकर सक्सेस पा सकते हो तो भला क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करता तो कोई और कंपनी तुम्हारे साथ ही कर देती। जो सुनकर शिंग चिल्लाकर बोलती है कि फिर मैं भी रियलिटी देखकर तुम्हारी सीख से चैंग का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, इसके लिए तो तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। जो सुनकर हान की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें हार्ड टाइम नहीं दूंगा, इसीलिए तुमने ऐसा किया, और अगर मैं तुम्हें इसके लिए अप्रूव नहीं करता तो अब तुम क्या कर दी। तभी शिंग अपने आप को संभालते हुए कहती है कि मैं इतना टाइम से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तुम्हारे उन मोमेंट्स के लिए मुझे कुछ रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए ना। जिसकी ये बात सुनकर हान उसे अपने स्टडी रूम में लेकर जाता है और उसने चैंग से जो शिंग चैंग के शेयर्स लिए थे वो उसे दिखाकर कहता है कि अभी उसके पास उसकी कंपनी के 53% शेयर हैं। जो देखकर वो शौक रह जाती है और हान अब उसे पोलाइटली समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें कुछ डाउट था तो तुम मुझसे आकर कह सकती थी ना, मैं क्या हमारे रिलेशनशिप के लिए इतना नहीं करता। शिंग उसे बोलती है कि कौन सी रिलेशनशिप, तुम सच में मुझसे प्यार करते भी हो या फिर मुझे एक पेट की तरह समझते हो। क्या तुमने ऐसी ट्रिक और भी लड़कियों के साथ की है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर हान गुस्से से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करूं और तुम्हें पैम्पर करूं। तुम्हारा जजमेंट हमेशा से ही गलत रहता है। तुम्हें पता है कि चैंग तुम्हारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि इसका यूज़ करके युआन मुझे बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन शिंग उसे कहती है कि लास्ट में तुमने शिंग चैंग को पॉन की तरह यूज़ किया। हान बोलता है कि अगर मैं ऐसा समझता तो क्या मैं इतनी मेहनत करता इन शेयर्स को चैंग से लेने के लिए। फिर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए उसे कहता है कि तुम चाहो तो शिंग चैंग हमेशा तुम्हारा रहेगा, लेकिन शिंग फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि तुम सिर्फ एक हार्टलेस पर्सन हो जो कि इंटरेस्ट देखता है। ये सुनकर हान उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर फेंक कर उसे शांत रहने के लिए कहता है। शिंग उसे बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुमने अपने डोर का पासवर्ड चेंज किया, मुझे अपनी फैमिली से मिलवाया, लेकिन तुमने ये सब प्यार के लिए नहीं किया बल्कि इसलिए किया क्योंकि मैं एक राइट चॉइस हूँ। हान उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे सच में प्यार करता है, लेकिन शिंग रोते हुए उसे टेरिबल पर्सन बोलकर चली जाती है। जिसके बाद अब दोनों ही अपने घर में सैड होकर बैठे हुए थे। अगले दिन डोंगयांग मेडिकल अनाउंस कर देता है कि हानाई में उनके शेयर्स हैं और शिंग चैंग और हानाई मर्ज होने वाले हैं, जिससे कि उनके स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सभी लोग इस सब के बारे में ही देख रहे थे। जिसके बाद हम शिंग को मिस्टर चेन से मिलते हुए देखते हैं, जो उसे कहता है कि वो उसे सच में रिस्पेक्ट करता है। उसने जो कुछ भी उस वक्त अपनी स्पीच में कहा था वो उसे अभी भी याद है। तो शिंग यहाँ पर उसे बोलती है कि इस मर्ज के लिए उसके सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चेंग उसे बोलता है कि इसके लिए तुम डायरेक्टली मिस्टर हान से बात क्यों नहीं करती। तो शिंग बहाना बनाने लग जाती है कि क्योंकि आप ही मर्ज को हैंडल कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे डायरेक्टली बात कर देती हूँ। फिर मिस्टर चेन यहाँ पर उसे बताता है कि मैंने ये मर्ज का प्रपोजल मिस्टर हान के सामने रखा था, लेकिन वो इसके लिए नहीं माने थे। लेकिन फिर जब बाद में वो इस चीज़ के लिए मान गए तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि ये प्रॉपर मर्ज नहीं होगा और शिंग चैंग अपनी आइडियाज़ की तरह से काम करते रहेंगे। जो सुनकर शिंग को सोचने लग जाती है और फिर उसे अपनी मर्जर की रिक्वायरमेंट बताती है कि उसके किसी भी एम्प्लॉय को जब तक कंपनी से नहीं निकाला जाएगा जब तक उनकी कोई गलती ना हो।
और उनका R&D डिपार्टमेंट खुद की रिसर्च कंडक्ट कर सकता है जिसके अंदर वो लोग कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही सारी चीज़ें अब मिस्टर चेन जाकर हान को बता देता है और शिंग भी ये सब जाकर लिली और जीसू को बताती है। वो उन्हें एश्योर करती है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी मिस्टर चैन उसे मैसेज करता है कि इस रिक्वायरमेंट के लिए हान ने अप्रूव कर दिया है और जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मेल कर दिया जाएगा। इसीलिए अब वो अपनी कंपनी के साथ मीटिंग करती है। सभी लोग यहाँ पर थोड़े से टेंशन में होते हैं, तो वो उन्हें इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि इस मर्ज की वजह से उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए कहती है, जिससे कि सभी एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शिंग भी खुश होती है। इसके बाद हम युआन को देखते हैं जो कि चेंग से मिलने के लिए जाती है। वो उसे गुस्से से कहती है कि तुमने प्यार के लिए मुझे भी ट्राई कर दिया, शिंग चेंग के शेयर्स हान को दे दिए। ये सुनकर चेंग काम तरीके से कहता है कि ये मैं प्रॉफिट के लिए किया है, क्योंकि शिंग चेंग के शेयर्स तो कम थे, लेकिन गुआंगुआ के शेयर्स जो मुझे मिले हैं इससे मोस्टली गुआंगिया मेरे अंडर रहेगा, जिससे कि मैं अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे तक डेवलप कर सकता हूँ। युआन बोलते हैं कि तुमने मुझे लास्ट मोमेंट में बिट्रे किया, तुम्हें पता भी है कि मुझे गुस्सा दिलाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तो चेंग कहता है कि जो मेरे एनिमी का एनिमी है वो मेरा फ्रेंड है, तो तुम्हें सोचना चाहिए तुम एली रहना चाहती हो या फिर एनिमी बनना चाहती हो। जो सुनकर युआन उससे आगे कॉपरेट करने के लिए हाँ बोल देती है और फिर स्माइल करके हान के ऑफिस में जाकर उसे कंग्रेचुलेट करती है कि उसने अपनी प्लेस टाइम से पहले ही पूरी कर दी और शेयर प्राइस को डबल कर दिया। पर हान उससे एरोगेंटली कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई हो चेंग के साथ कॉपरेट करने की वजह से। युआन बोलते हैं कि तुम बिना किसी एविडेंस के मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जो सुनकर हान उसे अपनी ड्रॉअर के साथ चेंग से मिलने की फ़ोटोज़ निकाल कर देता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम इतने लेवल पर तो नहीं जाओगी कि दोंगयांग को हार्म करोगी। मुझे गिराने के चक्कर में तुम हमारे एनिमी के साथ मिल गई। अगर मैं ये फ़ोटोज़ ग्रैंडपा और डायरेक्टर को दिखा दूँ तो सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। जो सुनकर युआन की शक्ल देखने लायक होती है। हान उसे कहता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को लाफिंग स्टॉक बनते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। और उसे बोलता है कि उसके जो दोंगयांग मेडिकल के शेयर हैं उसे जल्दी ही दे दे और आगे से उसके साथ कंपनी को ग्रो करने में कॉपरेट करे। ये सुनकर युआन बोलती है कि मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ, क्योंकि तुमने सक्सेस के लिए जिस लड़की को तुम प्यार करते थे उसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया, और अगर वो सच में तुमसे प्यार करती होगी तो तुम्हारे साथ बिल्कुल पहले जैसी नहीं रह पाएगी। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि वो क्या करती है। ये बोलकर चली जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि शिंग अपना सारा सामान लेकर हान के घर से चली गई थी। हान सोफे पर टियरिया इसके साथ बैठा हुआ था, उसके पास दाहुआंग भी बैठा हुआ था, जहाँ टेबल पर शिंग उसका दिया हुआ गिफ्ट छोड़कर गई थी और साथ में एक लेटर भी लिखा हुआ था कि दाहुआंग मेरे साथ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए अब तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। जो देखकर शिंग ने जो उसके साथ सारे मोमेंट्स बिताए थे वो उन्हें याद करता है और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगले दिन शिंग फिर अपना सामान पैक कर रही होती है और लिली और मैंग भी उसे हेल्प कर रहे थे। लिली उसे इस न्यू ईयर पर अपने घर जाकर अच्छे से आराम करने के लिए कहती है और मैंगो से पूछती है कि तुम इतना सामान लेकर जा रही हो जैसे कि तुम वापस ही नहीं आने वाली। पर शिंग मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये लोग पैकिंग करते हैं। इसके बाद जब लिली अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम घर के बाहरी लगेज के साथ उसका वेट कर रही थी। वो उन्हें देखकर काफ़ी खुश होती है और उनका सामान लेकर घर के अंदर जा रही थी, लेकिन मॉम उसे फिर से ब्लेम करते हुए चिल्लाने लग जाती है कि मैंने कुछ लोगों से पता किया कि तुम्हारे रिच बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया, मेरी बात ना सुनने की सज़ा तुम्हें मिल ही गई। जिनकी ऐसी बातें सुनकर लिली फिर से थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। सीन अब यहाँ से हॉन और लू पर आता है जो कि एक याद से उतरते हैं। लू उससे कहता है कि मैंने मैंग से सुना कि इस बार तुम शिंग के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने वाले थे, पर कोई बात नहीं, कपल्स के बीच में झगड़ा तो होता रहता है और उसके वापस आने के बाद तुम उसे मनाना वो ज़रूर समझ जाएगी। तभी हान उससे पूछता है कि क्या वो सच में मान जाएगी, तो लू बोलता है कि हाँ वो ज़रूर समझेगी कि हानाई और शिंग चेंग ही नहीं बल्कि दोंगयांग भी उसी का होगा। जो सुनकर हान कुछ नहीं बोलता और आगे चलने लगता है। फिर हम जीसो को देखते हैं जो कि लिली के घर पर आता है कुछ गिफ्ट्स लेकर। वो उसके दरवाजे को नॉक करता है लेकिन कोई भी डोर नहीं खोल रहा था। तभी वो लिली को अपनी मॉम के साथ बाहर से आता हुआ देखता है, जहाँ उसकी मॉम उसे किसी ब्लाइंड डेट पर भेजने की बात कर रही थी। ये सुनकर जीसो लिली और उसकी मॉम से मिलता है। जब मॉम पूछती है कि वो कौन है तो जीसो बोलता है कि मैं लिली का बॉयफ्रेंड हूँ। जो सुनकर लिली स्माइल करने लग जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। अब जब वो कुकिंग कर रही थी घर के अंदर तो पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। इस पर वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर न्यू ईयर विश करने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हारी मॉम तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेज रही है इसलिए तुम्हें हेल्प करने के लिए मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बन गया। जिसकी ये बात सुनकर लिली ओके बोलकर स्माइल करती है। तभी लिली की मॉम जो लिविंग रूम में बैठी हुई थी वो जीसो को वहाँ पर बुलाती है। वो यहाँ पर उसके बारे में पूछने लग जाती है कि वो दोनों कब से साथ आए हैं। तो जीसो बताता है कि उसे तो लिली से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। उसे परस्यू करने के लिए उसने काफ़ी फ़नी चीज़ें भी की, जिसके बारे में वो सब कुछ मॉम को बता देता है कि कैसे उसने उसके लिए महंगा बैग मंगवाया था और यहाँ तक कि उसके लिए क्रेजी आउटफिट पहनकर ऑफिस में आ गया था।
जिसकी ये बातें सुनकर लिली भी हंसने लग जाती है। फिर मॉम यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारे अभी तक जितने भी बॉयफ्रेंड है उसमें से सबसे अच्छा लड़का ये है। फिर वो उन्हें और भी अपनी फ़नी बातें बताने लग जाता है। वहीं शिंग अपने घर पर पहुँचती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि हान क्यों नहीं आया, तो बोलती है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगा और अपने रूम में चली जाती है। उसके पेरेंट्स उसकी ऐसी हालत देखकर समझ जाते हैं कि वो सैड है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे खुश करने की कोशिश करेंगे और उसे इस सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा नहीं पूछेंगे। फिर हम हान को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाओगे, अभी आगे तुम लोगों का कोई फ्यूचर भी नहीं है। और उन्होंने जो एक कैलीग्राफी किया था जिस पर लिखा था 2 पोल्स अपार्ट, वो उसे स्टैम्प करने वाले होते हैं। पर हान उन्हें रोक देता है और कहता है कि अभी तक एंड नहीं हुआ है, वो लोग फिर से साथ आएंगे। जिस पर ग्रैंडपा हंसकर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और देखूंगा कि क्या तुम लोग साथ हो पाते हो या फिर नहीं। रात के वक्त अब बाहर लू और उसकी मॉम फायरवर्क्स चला रहे थे। वो काफ़ी खुश होकर फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तभी हान वहाँ से जा रहा था। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हान कहता है कि वो भी थका हुआ है और चला जाता है। लू की मॉम कहती है कि इसको क्या हुआ है, तो लू बोलता है कि उसका झगड़ा हुआ है शिंग के साथ, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मॉम को यहाँ पर मैंग का एक वीडियो आ जाता है जिसमें वो उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब लू अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे तो कोई भी मैसेज नहीं आया था, इसलिए वो मैंग को इस बार में मैसेज करके पूछता है कि तुमने मुझे क्यों विश नहीं किया। तो वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर उसे भी न्यू ईयर विश करती है, जो सुनकर वो खुश हो जाता है और फायरवर्क्स जलाकर उसकी फ़ोटो उसे भेजने लगता है। आगे हम देखते हैं कि शिंग अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी, थोड़ी सी सैड होती है पर उसके पेरेंट्स उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शिंग अकेले ही फायरवर्क्स देखने के लिए जाती है, जहाँ पर वो लास्ट ईयर का टाइम याद करती है जब ऐसे ही फायरवर्क्स देखकर वो हान के साथ विश मांगी थी और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इधर हान ड्राइव करके अपने घर पर जा रहा था। जैसे ही वो घर पहुँचता है तभी वहाँ पर शव आ जाता है उसके साथ न्यू ईयर स्पेंड करने के लिए। हान पूछता है कि तुम बेबी के साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हो, तो बताते हैं कि वो उसके पेरेंट्स के साथ अब्रॉड गई है और वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं लिली के साथ सेलिब्रेट करूँगा। उसके ये बोलते ही हान उसकी सिचुएशन समझ जाता है, पर शॉ कहता है कि नहीं, तुम्हारे और मेरे सर्कमस्टांसेस बहुत ही ज़्यादा अलग है, तुम एटलीस्ट मीटिंग के बहाने शिंग से मिल तो लोगे ना, लेकिन मेरा क्या होगा। पर हान अब यहाँ पर दावोंग को ढूंढने लग जाता है क्योंकि उसके खाने का टाइम हो गया था, पर वो उसे पूरे घर में कहीं पर भी नहीं मिलता। शॉ बोलता है कि अरे वो कहाँ पर ही जाएगा, दरवाज़ा तो बंद होगा ना, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ था, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। दावोंग घर के नीचे जो लेक होता है उसके पास में दूसरी साइड पर बैठकर आवाज़ लगा रहा था। शाओ अब यहाँ पर हान को ब्रिज से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो पानी में कूदकर सीधा उसके पास चले जाता है और उसे हक कर लेता है। अब हान जब दाओवांग के साथ घर में होता है तो शाओ से बोलता है कि तुम्हें दाओवांग मिल गया है तो तुम्हें शिंग भी मिल जाएगी, और उसे न्यू ईयर विश करके चला जाता है। और हान दाओवांग को सर पर पेट करते हुए कहता है कि तुम भी उसे मिस कर रहे हो ना, इसीलिए बाहर चले गए, चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगी। ये बोलकर अब वो शिंग को न्यू ईयर का मैसेज करता है, जिसे शिंग देख लेती है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। अब न्यू ईयर के बाद हम देखते हैं कि हान की हानाई और शिंग चेंग के साथ मीटिंग होती है, जहाँ हान शिंग से मिलने के लिए आधे घंटे पहले ही मीटिंग में पहुंच जाता है, लेकिन लुओपिंग आकर बताता है कि शिंग मीटिंग के अंदर नहीं आएगी, जो सुनकर वो सैड हो जाता है। अब जब मीटिंग शुरू होती है तो लुओपिंग सभी को बताता है कि उन्हें कौन कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, पर हान तो यहाँ पर खोया हुआ था। वो शिंग के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करता है कि कैसे उसने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और हमेशा उसका बर्थडे उसके साथ ही सेलिब्रेट करेगी। मीटिंग खत्म होने के बाद वो शिंग को कॉल करता है, लेकिन उसने शायद उसको ब्लॉक कर दिया था। वहीं जब लिली और जीसो मीटिंग से आते हैं तो सभी एम्प्लॉयज़ को कुछ बात करते हुए सुनते हैं। जब वो उनसे जाकर पूछते हैं तो शिंग बताता है कि हम सभी को शिंग का ईमेल आया है, जहाँ पर शिंग ने सभी एम्प्लॉयज़ को पर्सनली मेल किया हुआ था। वो शिंग को थैंक यू बोलती है कि कैसे जब उनकी कंपनी के पास फाइनेंस भी नहीं था तभी से वो उनकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, उसने कितने मेहनत से उसके साथ काम किया और वो हमेशा सिर्फ नूडल्स ही खाता रहता था। पर अब जब उनकी कंपनी इतने ज़्यादा ग्रो कर गई है और अब उनकी कंपनी को 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो वो उसे थैंक यू के बदले में एक मील कार्ड देती है ताकि वो अच्छे से खाना खाकर अपनी हेल्थ पर ध्यान रख सके। ऐसे ही शाओ को भी मेल आया होता है उसकी कंपनी पर ट्रस्ट करने के लिए, और वो सभी एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से कुछ ना कुछ फेवरल गिफ्ट देती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब लिली भी अपने कैबिन में जाकर शिंग ने उसको जो मेल भेजा था वो पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मैंने जब शिंग चेंग स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे ज्वाइन करोगी। मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि तुम्हारे जैसे टॉप सेल्स गर्ल को हमारे जैसी छोटी कंपनी के साथ काम करना पड़ रहा है, पर अभी मर्जर के बाद तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो पढ़कर लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शिंग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करती है, जिस शिंग ने उसे यहाँ पर हैंगओवर के लिए मेडिसिन दी थी और उसे कम ड्रिंक करके अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बोला था। जीजो को भी मेल
लाता है जहाँ पर शिंग उसे थैंक यू बोलती है कि उसी की अपॉर्चुनिटी की वजह से वो दोनों शिंग चैंग को यहाँ तक लेकर आ पाए। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीद पाई जो कि मेरी ग्रेटफुलनेस को तुम्हारे लिए एक्सप्रेस कर सके। वो उसे कहती है कि अब से तुम्हें शिंग चैंग को और उनके एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। जिसका ये मेल पढ़कर वो भी सैड होकर शिंग के साथ वो टाइम याद करने लग जाता है जब उन्होंने कंपनी शुरुआत की थी। वहीं हम शिंग को किसी फ्लाइट में बैठा हुआ देखते हैं। सेना भान पर आता है जो याद करता है कि उसने शिंग से लिली के बारे में पूछा था, तो उसने उसे ये बताने से मना कर दिया था कि शिंग कहाँ पर है, और उसने उसे कुछ टाइम उसे अकेला छोड़ने के लिए बोला था। यहाँ हम उसके डेस्क पर शिंग का एक लेटर देखते हैं कि मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ, ये दुनिया बहुत ही बड़ी है और अब हम फ्यूचर में एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। जिसके साथ में उसका रिजाइन लेटर भी होता है जिसमें उसने रीज़न लिखा हुआ था कि मेरे जो ड्रीम्स है वो अब मर्जर के बाद मैं पूरे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती और रिज़ाइन दे रही हूँ। जो देखकर हान बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। वो अब क्लब में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है और याद करता है कि कैसे शिंग ने बोला था कि जब वो ड्रिंक करती है तो सब कुछ भूल जाती है। वो भी सब कुछ भुलाने के लिए ड्रिंक कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। तभी शव वहाँ से जाते हुए उसे देख लेता है और रोकता है। वो उसे डांटता भी है, क्या तुम मरना चाहते हो, और फिर उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाता है। शव भान को उसके घर ले जाकर उसे बेड पर लेटाता है, जिसके थोड़ी देर बाद जैसे ही हान पानी पीने के लिए उठता है तभी उसकी साइड में वहाँ पर शिंग ने जो कार्ड्स रखे हुए थे उसका बॉक्स नीचे गिर जाता है। उस बॉक्स के अंदर हान को एक नोट मिलता है जिसमें शिंग जो भी हान के साथ 10 चीज़ें करना चाहती थी वो लिखी हुई थी। ये देखकर वो सैड होता है। वहीं शिंग जर्मनी में पहुंच गई थी और उसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है जहाँ पर उसने और हान ने साथ में डिनर किया था, और वो उस टाइम को भी याद करती है। जिसके बाद हान शिंग की पुरानी कंपनी के रूफटॉप पर जाता है जहाँ पर बैठकर वो रात को बोलता है कि यहाँ का व्यू अभी भी अच्छा है, बस तुम मेरे साथ में नहीं हो। फिर वो शिंग की विश के अकॉर्डिंग वहाँ पर फायरवर्क्स जलाकर कहता है कि तुमने कहा था ना कि अगर फायरवर्क्स से विश मांगो तो पूरी होती है, अभी मैं ये कर रहा हूँ तो क्या तुम वापस आओगी, और पूरी रात वहीं पर बैठा रहता है। वहीं शिंग उसी स्ट्रीट से जाती है जहाँ उसने हान के लिए वो बियर मग खरीदा था और वो भी उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही थी। अगले दिन अब हान बीच पर जाकर शेल्स कलेक्ट करता है क्योंकि ये भी शिंग की विश थी। तभी वो वहाँ पर एक कपल को साथ देखता है जिन्हें देखकर वो स्माइल करने लगता है। उसने शिंग की विश लिस्ट को अपने फ्रिज पर लगा दिया था और उन सभी विश को वो एक एक करके पूरे करने लगता है। वहीं शिंग जर्मनी के अंदर सोचती है कि अभी जो कुछ भी होना था वो तो हो गया है, इसीलिए मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। लेकिन इधर बेचारे हान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। वो रात भर उस रूफटॉप पर बैठा रहता है और बिल्डिंग की तरफ देखता रहता है। एक दिन सॉन्ग लू और शव दोनों को उसकी हालत दिखाने के लिए बुलाता है। चाओ बताता है कि जब से शिंग गई है तो बॉस रोज यहाँ पर आकर वेट करते हैं जैसे कि वो कोई रॉक की तरह बन गए हो जो अपनी वाइफ का वेट कर रहे हो। लू बोलता है कि भला मेरे नेफ्यू को ऐसा क्या हो गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अब तीनों सोचते हैं कि उन्हें उसको ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन अब हान लू को अपने बार में बुलाता है जहाँ वो उसकी और शिंग की स्टोरी को एक कार्टून प्ले की तरह दिखाते हैं। हान को वो लोग एक हंटर की तरह दिखाते हैं और शिंग को एक फॉक्स की तरह। एक दिन जब हंटर हंट कर रहा होता है तो उसे एक स्नेक मिलता है जो कि फॉक्स को तंग कर रहा था, इसीलिए वो स्नेक को मार डालता है जिस वजह से दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक्सचेंज के तौर पर फॉक्स उसे अपना स्नेक दे देता है और हंटर उसे एक स्टार देता है। ये सब देखकर हान स्माइल कर रहा था। अब फॉक्स जो होता है वो हंटर को हंट करने के लिए मना करता है क्योंकि जंगल में जो भी सारे जानवर रहते थे वो उसके दोस्त थे, लेकिन हंटर उसकी बात नहीं मानता। तो फॉक्स कहता है कि वो भी किसी एनिमल को नहीं खाएगा। लेकिन एक दिन हंटर को गलती से शक होता है कि फॉक्स ने एनिमल को खाया है, तो वो उसका स्टार तोड़ देता है और उसे जाकर बोलता है कि मैं भी हंट करूंगा, तुमने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। पर फॉक्स उसे समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ ग्रास खा रहा हूँ इतने दिनों से। लेकिन हंटर नहीं मानता, तो फॉक्स उसे फ्रेंडशिप तोड़कर दूर चला जाता है कि हम साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी हम साथ में रहेंगे तो कभी भी अपने ट्रू सेल्फ में नहीं रह पाएंगे। जो सब देखकर हान अपने और शिंग का टाइम याद करता है कि कैसे शिंग उसके साथ इनसिक्योर हुई थी और फाइट के बाद उसने उसे कहा था कि वो उसे डरी हुई है। पर अब लास्ट में ये लोग दिखाते हैं कि हंटर और फॉक्स एक दूसरे से काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं और वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो देखकर हान रोने लग जाता है। फिर अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और हम शिंग को देखते हैं जो कि जर्मनी में AI टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी कर रही थी। जब वो एक दिन एक शॉप में डेजर्ट खा रही होती है तो उसके पीछे ही किसी कंपनी का बॉस किसी डॉक्टर शिन से कुछ बात करते हुए सुनती है, जो कि उसे अपनी कंपनी को ज्वाइन करने का ऑफर देता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ज्वाइन कर ले। लेकिन ये जो यंग लड़का होता है डॉक्टर शिन, वो डायरेक्टली उसे मना कर देता है क्योंकि इस फील्ड में वो अपने होमलैंड चाइना में जाकर काम करना चाहता था और वो जल्दी ही वापस भी जा रहा था।
अब शेंग के सामने पिजन्स बैठे हुए थे तो वो खुश होकर उन्हें खाना खिला रही होती है। तभी कोई थीफ शेन का बैग पैक लेकर वहाँ से भाग रहा था और शेन उसे पकड़ने के लिए बोलता है। इस बीच जैसे वो थीफ शेन के पास से गुजरता है तो वो उसे अपना पैर आगे करके गिरा देती है, जिससे वो चोर तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन बैग वहीं पर छोड़ जाता है। जहाँ अपने बैग के लिए शिनली उसे थैंक यू कहता है तो वो यहाँ पर उसे इट्स ओके शिनली बोलती है, जो सुनकर वो बोलता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो उसे बोलती है कि इस एआई इंडस्ट्री में मोस्टली सभी लोग आपको जानते हैं। जो सुनकर वो उसे लंच के लिए पूछता है लेकिन शिंग कुछ काम है बोलकर मना करके वहाँ से चली जाती है और वो ये देखकर स्माइल करता है। अगले दिन अब शिनली किसी लाइब्रेरी में होता है जहाँ पर उसका प्रोफेसर मैंगो से यहीं पर रहकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो उसे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह दे रहे थे लेकिन वो मना कर देता है। तो प्रोफेसर बोलता है कि तुमने सोच लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर शिंग आती है उस प्रोफेसर को उसकी बुक वापस देने के लिए। उसे यहाँ पर देखते शिनली खुश होकर उसका नाम बुलाता है, जहाँ पर दोनों की मुलाकात होती है और प्रोफेसर ये बोलकर चला जाता है कि शिंग अगर तुम्हें कोई भी बुक चाहिए हो तो शिनली से ले लेना। और उसके पूछने पर वो बताती है कि वो यही मेडिसिन की फील्ड से है। जो सुनकर वो बोलता है कि फिर तो हम साथी हुए। वो एक दूसरे के साथ अपने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं और शिनली पूछता है कि तुम्हें कौन सी बुक चाहिए मुझे बताओ, मैंने यहाँ की सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। वो उसे यही मेडिसिन की बुक मांगती है तो वो उससे बातें करते करते बहुत सारी बुक्स निकालने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो शिंग पूरी तरीके से ढक गई थी, इसलिए वो उसके पास से आधी बुक्स ले लेता है और साथ में मील के लिए पूछता है और इस बार उसे मना ना करने के लिए बोलता है, इसीलिए शिंग भी मान जाती है। यहाँ से फिर हम मैंगो और लिली को साथ में देखते हैं, जहाँ पर लिली उसे उसकी मॉम की डांस करता हुआ वीडियो दिखाती है और लिली से बोलती है कि न्यू ईयर के बाद तो तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इस पर लिली बोलती है कि ये सब जीजू की वजह से हुआ है, मेरी मॉम तो उसे काफ़ी पसंद करने लग गई है और अब वो काम के अंदर काफ़ी स्टडी भी हो गया है। तो मैंग कहती है कि सच में जब से शिंग गई है तब से सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर ही आ गई है। और उसने जब शिंग को वीडियो कॉल किया था तब वो भी वहाँ पर खुश लग रही थी। अगले दिन अब हम हान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर कुछ फाइल पढ़ रहा था। तभी शाओ पहली बार उसके ऑफिस में आता है, कहता है कि सच में तुम्हारा ऑफिस तो कितना बड़ा है, यहाँ से तो व्यू भी कितना अच्छा दिखाई देता है। तो हान बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए आए हो तो चले जाओ। जो सुनकर शाओ बोलता है कि ब्रेकअप के बाद तो तुम और भी ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो और मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया था कि चैंग जैंग की कंपनी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा कर रहा है। तुमने उस कंपनी के अंदर इतना इन्वेस्ट किया था और तुम्हारी सारी मेहनत का फल वो ले रहा है। तुम इतने काम दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब ज़रूर तुम्हारा कोई प्लान होगा। ये बोलकर चला जाता है। इधर लिली जैसे ही ऑफिस में आती है तो देखती है कि उनकी टेक्नोलॉजी टीम वहाँ पर नहीं होती। जोंग से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो सभी लोग बाहर खाना खाने के लिए गए हैं। जो सुनकर लिली कहती है कि फिर से हनाई हमारे एम्प्लॉयज़ को कुछ भी काम नहीं करने देना चाहती, वो दिन भर खाली रहते हैं। तो जोंग बोलती है कि इसी वजह से जीजू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। जो सुनकर लिली उसके पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। वो उसे आराम से ये सब करने के लिए कहती है और हनाई उनके साथ जो कर रहा है उसके बारे में उससे बात करती है। इस पर जीजू बोलता है कि हमारे लिए टफ टाइम है लेकिन शिंग को इसके बारे में मत बताना, क्योंकि वो फिलहाल अपनी टीम के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिससे सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तभी जोंग लिली को आकर कहती है कि हनाई वाले हमारा जो रॉ प्रोडक्ट है वो ले रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जो डिलीवरी है वो 1 वीक डिले हो जाएगी। ये सुनते ही लिली बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है और जीजू शैंग को मैसेज करके बोलता है कि उनकी टीम को आज ओवरनाइट काम करना पड़ेगा। फिर वो खुद से भी काम करने लग जाता है। सीन अब मैंग पर आता है जो कि लू के कैफ़े में बैठी हुई थी। तभी लू को कॉल आता है कि उसकी मॉम बेहोश हो गई है। ये सुनते ही वो दोनों फटाफट से मॉम के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि असल में मॉम को कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे वो उन लोगों को आते हुए देखती है तो नाटक करने के लिए बेड पर लेट जाती है और मेड को समझाती है कि उसे क्या क्या बोलना है। उन लोगों के आते ही वो डिजी होने का नाटक करती है। जब वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं तो मॉम मना करती है कि नहीं, वो उठ ही नहीं पाएंगी और डॉक्टर ने भी कहा है उन्हें अच्छे से रेस्ट करने के लिए, वो तुम्हें घर पर ही कर सकती हो ना। उसी वक्त मेड रोते हुए बोलती है कि उसे काम से छुट्टी लेकर अपने हस्बैंड का ख्याल रखना जाना होगा, नहीं तो वो मुझे डिवोर्स दे देगा। लू तो उसे छुट्टी देने के लिए मना कर रहा था लेकिन मॉम उसे छुट्टी दे देती है और मेड चली जाती है। अब लू सोच रहा होता है कि मॉम का ख्याल कौन रखेगा, वो काफ़ी चिंता में होता है। पर तभी मैंग कहती है कि मैं आंटी का ख्याल रख लूँगी। जो सुनते ही मॉम एकदम से हाँ बोल देती है। जिन्हें ऐसे देखकर ये दोनों ही थोड़ा सा शॉक होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।